नमस्कार दोस्तों। राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे और उसमें आज हम बात करेंगे राजस्थान की उद्योगों के ऊपर, जिसमें जो जो उद्योग है राजस्थान के उनके ऊपर। चूँकि उद्योग भी एक ऐसा टॉपिक है जिसको बजाय समझने के चीज़ों को रटना पड़ता है, क्योंकि उद्योगों में आखिरकार हम समझे तो समझे क्या, क्योंकि कौन सा उद्योग कहाँ पे है कहाँ नहीं है, ऐसे फैक्चुअल प्रश्न आते हैं हमारे परीक्षा में। तो हम उन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आज राजस्थान के उद्योगों के संबंध में जो कुछ भी बातें वो सारी मैं यहाँ पढ़ा देता हूँ। ये पीपीटी मैं अपने एप्लीकेशन पे शेयर कर दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा परिचय देखेंगे, उसके बाद में ये जो मेन उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। आधारित का क्या मतलब है? आधारित का मतलब ये होता है कि जैसे अगर कोई भी उद्योग है, वो उद्योग चलता कैसे, उसको कच्चे माल की आपूर्ति कहाँ से होती है। अब देखिए, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, इसको कच्चा माल खेती से मिलता है। अब देखो, कपास है, कपास खेती, तो खेती से कच्चा माल मिलता है। इसका मतलब ये किस पर आधारित है? कृषि पर। चाहे ऊन हो, चाहे चीनी गन्ने पर आधारित है और गन्ना कृषि से प्राप्त होता है। चाहे वनस्पति घी हो, चाहे मिल्क, ये कुछ ऐसे उद्योग है जो कृषि पर आधारित है। और ये सीमेंट, कांच, रासायनिक, नमक इत्यादि, ये ऐसे उद्योग है जो खनिजों पर आधारित है। तो ये तो उद्योग पढ़ लेंगे, हमारे कोर्स में ये पॉइंट ही है, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा और देखेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि राजस्थान के इंडस्ट्रियल पार्क कौन से हैं, और ये निर्यात संवर्धन केंद्र है, सेज है, शुष्क बंदरगाह, औद्योगिक नीतियाँ और कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री से है वो चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस स्लाइड को मैं आगे ले रहा हूँ, धीरे धीरे समझा रहा हूँ, और मैं आपको ये PDF भी दे दूंगा, तो आप उससे अच्छे से वो क्लियर कर सकते हो, ठीक है। शुरुआत करते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात ये है कि उद्योग कहते किसे हैं। तो कच्चे माल को पक्के माल में कन्वर्ट करने की जो इकाइयाँ होती है उसे हम उद्योग कहते हैं। देखिए, होता क्या है, जैसे मान लो कपास है, कपास कच्चा माल है, और उसको सूत बनाने के लिए जो फैक्ट्री होगी, जो केंद्र होगा, उसे अपन उद्योग कहेंगे। जैसे गेहूं कच्चा माल है, उस गेहूं से जो बिस्किट बनाएंगे तो उस केंद्र को हम क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। तो इन उद्योगों को हम विनिर्माण उद्योग भी कहते हैं। विनिर्माण क्यों कहते हैं? विनिर्माण इसलिए कहते हैं, ये कच्चे माल को पक्के माल में निर्मित करता है, रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल में बदलता है, इसलिए इसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करूं तो इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का 30% के आसपास योगदान है टोटल GDP में, ठीक है। राजस्थान में भी इसका अच्छा खासा योगदान है। तो हम इसको क्या कहते हैं? विनिर्माण उद्योग भी कहते हैं, जो कच्चे माल को, रॉ मटेरियल जो होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है? मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल में कन्वर्ट करता है, कच्चे माल को पक्के माल में कन्वर्ट करता है, और वो जो करता है उसे अपन क्या कहते हैं? विनिर्माण उद्योग कहते हैं। अब राजस्थान के संबंध में अगर अपन बात करें तो ये कुछ महत्व है, सीधी सी बात है कि ये हमारी एक प्रकार से GDP में योगदान देता है, बेरोजगारी गरीबी उन्मूलन में योगदान, दूर करने में योगदान देता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। इतना इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही है उद्योगों के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। एक एक पे आते हैं। सबसे पहले आती है सूती वस्त्र उद्योग। ये देश का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। अगर आपसे पूछे कि एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट सबसे बड़ा उद्योग कौन सा, तो आप सीधा सा कहोगे कि सूती वस्त्र उद्योग ऐसा उद्योग है जो देश के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है, और ये राजस्थान के सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। ये सवाल बन सकता है कि सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है और सबसे अधिक रोजगार यही देता है। अब अगर अपन देखें इसके थोड़ा सा प्राचीन में जाए कि इस उद्योग की राजस्थान में शुरुआत कब हुई, तो राजस्थान के अंदर पहली सूती वस्त्र मिल 1889 के अंदर ब्यावर, अजमेर के अंदर स्थापित की गई थी, और इस मिल का नाम था कृष्णा मिल था, और इसकी स्थापना दामोदर व्यास और कर्नल डिक्सन के प्रयासों से की गई थी। तो कर्नल डिक्सन और दामोदर व्यास के द्वारा ब्यावर में 1889 के अंदर द कृष्णा मिल नाम से राजस्थान की पहली मिल स्थापित की गई। याद रहे, स्वतंत्रता तक 1947 तक, और उसके बाद में 1951 जब आया तो उस समय राजस्थान में कुल 7 मिलें ही थी। कितनी थी टोटल? उस समय 7 मिलें ही थी। उसके बाद आज देखें तो कई हजारों मिलें काम कर रही है। पहली मिल याद रखना ब्यावर के अंदर ये स्थापित हुई। उसके बाद में दूसरी मिल 1906 के अंदर एडवर्ड मिल उसी अजमेर के अंदर स्थापित हुई, और इसके बाद में जो कि 1998 तक चलती रही, 1906 में स्थापित हुई थी और उसके बाद बंद हो गई। तो पहली मिल 1889 में, दूसरी मिल 1906 के अंदर स्थापित हुई थी। इसका भी आप बढ़िया से ध्यान रखना। उसके बाद में वर्तमान में अगर अपन देखें तो टोटल राज्य के अंदर
23 सूती वस्त्र मिलें हैं और इन 23 सूती वस्त्र मिलों को हम 3 भागों में बांट देते हैं। कुछ ऐसी मिलें हैं जो प्राइवेट सेक्टर की है, जिसका पूरी की पूरी संचालन प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाता है, जिनकी 100% पूंजी प्राइवेट सेक्टर की लगी हुई है, तो उसे अपन प्राइवेट सेक्टर की या निजी क्षेत्र की कहते हैं। तो टोटल राज्य में 23 में से 17 मिलें कौन सी है? निजी मिलें है, जिसमें से कुछ कृष्णा मिल ब्यावर के अंदर, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा के अंदर, महाराजा उम्मेद सिंह मिल पाली के अंदर, आदित्य मिल किशनगढ़ के अंदर। ध्यान रहे ये सारी मिलें स्वतंत्रता से पहले स्थापित हुई थी, तो 4 और 2 6 मिलें होगी, टोटल 7 ही थी उस समय। तो ये ध्यान रखना, इनका कई बार पूछते हैं। ये उम्मेद सिंह मिल राज्य की सबसे बड़ी मिल है, कई बार पूछते हैं इन मिलों के नाम और किस जगह पे स्थित है उसको सुमेलित करो, ऐसा सवाल बनता है। और कई बार ये भी पूछते हैं सबसे बड़ी मिल कौन सी है, एक्टिव मिल कौन सी निजी क्षेत्र की मिल है, कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है, कई बार ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं। तो निजी क्षेत्र की 4 मिलें बहुत महत्वपूर्ण है, टोटल 17 में से, ठीक है। और कृष्णा मिल जो है ये आपने देखा ये 1906 की स्थापित की हुई है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी मिलें हो जाती। उसके बाद आती सार्वजनिक क्षेत्र की। सार्वजनिक क्षेत्र की मिल का मतलब ये होता है इस ऐसी मिल है जिसमें सरकार की पूंजी भी हो और साथ में सामान्य जनता की पूंजी भी लगी हुई हो। सरकार की हिस्सेदारी मान लो 51% है, तो 49% शेयर जो है वो मार्केट्स में बेचे गए हो। तो जब सरकार और जनता दोनों की पूंजी लगी हुई हो तो उसे अपन पब्लिक सेक्टर कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र में 3 मुख्य मिलें हैं, एक ब्यावर की एडवर्ड मिल, एक आपकी विजय कॉटन मिल अजमेर की, और एक महालक्ष्मी कॉटन मिल ब्यावर के अंदर। फिर आपके क्या हुआ था 1974 के अंदर ये राष्ट्रीय वस्त्र निगम के द्वारा एडवर्ड मिल और महालक्ष्मी कॉटन मिल को क्या कर दिया गया? अधिग्रहित कर दिया गया। सरकार के द्वारा उन दोनों को राष्ट्रीय इस वस्त्र निगम के द्वारा खरीद लिया गया था। और उसके बाद में क्या किया गया था, मतलब ये दोनों सरकारी मिल हो गई बाद में सार्वजनिक क्षेत्र से हटके। उसके अलावा कुछ सहकारी कोऑपरेटिव मिल का क्या मतलब होता है? ये 2 या 2 से अधिक लोगों के द्वारा मिलकर अगर कोई उपक्रम स्थापित किया जाता है उसे सहकारी कहते हैं। सहकार का मतलब होता है, सह का मतलब होता है साथ साथ, कार का मतलब होता है कार्य करना। तो सहकार का मतलब होता है साथ साथ कार्य करना, और ये हमेशा नो लॉस नो प्रॉफिट के एक सिद्धांत पर काम करता है, जिसमें ऐसी इंडस्ट्री ऐसी इकाई लगाई जाए जिसमें ना आपके लॉस हो ना उसमें एक प्रकार से बेनिफिट हो, बस अपनी जनता की सेवा के लिए एक प्रकार से सभी की हेल्प के लिए ये काम किया जाता है। ये कुल 3 मिलें थी पहले। राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल्स गुलाबपुर भीलवाड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगापुर सहकारी कताई मिल भीलवाड़ा, और गंगानगर सहकारी कताई मिल हनुमानगढ़। कई बार पूछते हैं कौन सी निजी क्षेत्र की, कौन सी सहकारी है, कौन सी सार्वजनिक है, ठीक है। और कई बार यही पूछ लेते हैं कौन सी मिल कहाँ पे सुमेलित कीजिए। 10-12 मिल है तो इनको आप बढ़िया से रट लेना। फिर आगे क्या हुआ, 1 अप्रैल 1993 को इन तीनों सहकारी मिलों को मिलाकर और गुलाबपुरा के अंदर तीनों को मिलाकर स्पिन फेड की स्थापना कर दी। कई बार स्पिन फेड की फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं, तो राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जयपुर के अंदर 1993 में इन तीनों मिलों को मिला के किसकी स्थापना की? स्पिन फेड की। स्पिन फेड कब बना? 1993 में। मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में। स्पिन फीड के अंदर इस स्पिन फेड में 3 इकाइयां शामिल है, ये तीनों इकाइयां हो जाती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात आ जाती है, ठीक है। उसके बाद में अब कुछ नए करंट अफेयर से रिलेटेड सूती वस्त्र के लिए राज्य सरकारों ने क्या किया है। तो राज्य सरकार ने एक राजस्थान एकीकृत अपैरल पार्क, अपैरल का होता है रेडीमेड जो कपड़े होते हैं, वो भिवाड़ी के अंदर अलवर भिवाड़ी में एक ऐसा पार्क बनाया। पार्क का मतलब क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जहां पर जिस उद्योग को स्थापित किया जाता है सारी उसी की यूनिट होती है। जैसे मान लो ये रेडीमेड कपड़ों का है तो वहाँ पे 50-100-200 इकाइयाँ जो भी होगी सारी सारी रेडीमेड कपड़े की होगी। वहाँ पे बहुत सारी टैक्स की रियायतें सरकार के द्वारा दी जाती ताकि लोग अट्रैक्ट होकर वहाँ पे काम कर सके। इसके अलावा जयपुर के अंदर जयपुर कालीन पार्क दौसा में स्थापित किया गया है। मेवाड़ एकीकृत टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा में बनाया है। बाड़मेर के अंदर हिमाड़ा टेक्सटाइल पार्क जो नाकोड़ा के पास में यहाँ बनाया गया है। ये 4 एक प्रकार से नए टेक्सटाइल सूती वस्त्र कपड़ों के लिए बनाए गए हैं। ये कई बार पूछते हैं कि अपैरल पार्क कहाँ बनाया, या ये जयपुर नाम है और है दौसा में, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ये
करंट इश्यूज है सूती वस्त्र के। ठीक है, अब बात आती है सूती वस्त्र के बाद ऊनी वस्त्रों की। ऊनी वस्त्रों के लिए राजस्थान में क्या क्या है, तो देश की 40% ऊन राजस्थान में उत्पादित होती है, क्योंकि जहाँ पे भेड़ें ज्यादा होगी वहाँ ऊन उत्पादन ज्यादा होगा। और ऊन उत्पादन मोस्टली नॉर्थ स्टेट में ही होता, दक्षिण में नहीं होता, क्योंकि जहाँ ज्यादा सर्दी होगी वहीं ऊनी वस्त्रों का उत्पादन होगा। ठीक है, तो ऊनी वस्त्र जो है वो पशुपालन पे डिपेंड करता है। तो राजस्थान में पशु अधिक है, तो निश्चित रूप से राजस्थान में ऊन उत्पादन भी अधिक है। इस पशुओं की ऊन को पक्का माल बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी बीकानेर के अंदर ऊन मंडी ये बना हुआ। हम जोधपुर में हमने केंद्रीय ऊन बोर्ड भी बनाया है। बीकानेर के अंदर राज्य ऊनी मिल या स्टेट वुलन मिल हमने स्थापित की है। चूरू और लाडनू के अंदर राज सिक्कों के तहत वेस्टर्न वुलन मिल स्थापित की है। कोटा के अंदर विदेशी आयात निर्यात संस्थान बनाया ऊनी मिलों के लिए। तो ये कई बार पूछते हैं, सम्मिलित कीजिए या सीधा एक आधा पूछते हैं। ऊनी वस्त्र में हमारे पास इतना ही और कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है शुगर का मामला। शुगर देखो, शुगर मिल, शुगर गन्ने से बनती है, शक्कर जिसे अपन कहते हैं, खांड सारी उद्योग। तो गन्ना भी कृषि आधारित है, तो ये भी कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है, शुगर मिल में क्या मामला है, देखो राजस्थान के अंदर शुगर मिल की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले वर्ष 1932 के अंदर, कब राजस्थान के अंदर सबसे पहले 1932 के अंदर भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में, कहाँ पे, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में निजी क्षेत्र के द्वारा, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा पहली चीनी मिल स्थापित की गई, जिसका नाम था मेवाड़ शुगर मिल। तो राजस्थान की पहली चीनी मिल कौन सी थी, मेवाड़ शुगर मिल थी, और यह 1932 में स्थापित की गई। उसके बाद में गंगानगर शुगर मिल, जो कि गंगानगर के अंदर 1937 में स्थापित की गई। और सबसे खास बात ये कि ये सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है, और इस मिल के अंदर गन्ने व चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। ठीक है, गन्ने से तो बनाते हैं, इससे चुकंदर से चीनी भी बनाई जाती है। और साथ साथ में सबसे खास बात ये कि यहाँ पे देसी मदिरा, शराब का निर्माण भी किया जाता है, तो शराब भी एक प्रकार से बनाई जाती है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण मिल है केशोरायपाटन बूंदी के अंदर है, जो स्वतंत्रता के बाद बनाई गई थी, और मेरे हिसाब से स्वतंत्रता के बाद बनी पहली मिल है केशोरायपाटन। उसके बाद में आता है चौथा नंबर उदयपुर शुगर मिल का, जो कि 1976 में स्थापित की गई। और यह जो है ये भोपाल सागर चीनी मिल की एक प्रकार से सहायक मिल है। प्रदेश में चीनी मिलों के समक्ष बहुत सारी समस्याएं हैं। और आगे और गंगानगर शुगर मिल, जो राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल 1956 में गंगानगर शुगर मिल जो ये पहले स्थापित 1937 में, वर्ष 1956 में बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के नाम से स्थापित हुई। मतलब इसका नाम है गंगानगर शुगर मिल का 1956 में बदल दिया गया था और उसको बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन का नाम दिया गया था। ये कुछ शुगर मिल थी। अब कुछ तेल व घी के उद्योग जो है वो भी, राजस्थान में पहली वनस्पति घी की मिल 1964 में भीलवाड़ा में स्थापित की गई थी। अभी इन दिनों 6 और कारखाने वनस्पति घी के बनाए हैं, जिसमें आपके 4, जिसमें जयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा, इनमें है वो बनाए गए हैं। इसके अलावा राज्य का पहला मिल्क पाउडर कारखाना कोटा में बनाया था 2011 के अंदर, और अभी जयपुर में एक प्रस्तावित है। तो ये मिल्क पाउडर का कारखाना भी पूछ लेते हैं और तेल और घी का भी कई बार पूछ लेते हैं, तो इनका आप ध्यान रखना। अब बात आएगी आगे कृषि आधारित उद्योगों के बाद दूसरा नंबर लगेगा आपके खनिज आधारित उद्योग, मतलब ऐसे उद्योग जिनको कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, उसे अपन खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला नंबर आता है सीमेंट का। सीमेंट ये सबसे महत्वपूर्ण है, यह एक आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग का क्या मतलब होता है कि बाकी जितने भी उद्योग है वो इस सीमेंट उद्योग पर आधारित है। कैसे, आप कोई भी इंडस्ट्री में चाहे लोहे के उद्योग में जाओ, चाहे आप कृषि आधारित कोई भी उद्योग में जाओ, जो बिल्डिंग्स बनेगी वहाँ सीमेंट बहुत जरूरी। बिना सीमेंट के कोई भी भवन बनाया ही नहीं जा सकता, इसलिए इसको आधारभूत उद्योग कहते हैं। और यहाँ पर जो सीमेंट बनता है उसमें लाइम स्टोन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, मैंने खनिजों में बताया लाइम स्टोन कहाँ कहाँ पे होता है। हमने कहा था खनिजों में कि चित्तौड़ में लाइम स्टोन बहुत होता है, और लाइम स्टोन यहाँ पे ज्यादा होने के कारण राज्य में सीमेंट उत्पादन में देश में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर मैं बात करूँ राजस्थान में पहला सीमेंट कारखाना कब स्थापित हुआ, तो सबसे पहला कारखाना एसीसी कंपनी व किल्क निक्सन कंपनी के द्वारा 1917 में लाखेरी बूंदी में स्थापित हुआ। ये सन बहुत जगह अलग अलग आता है, कहीं 1915 आता है, कहीं 1913-14 आता है, लेकिन इसकी वर्किंग है वो 1917 से ही है। ठीक है, स्थापित किया गया। और उसके बाद में सवाई माधोपुर में जयपुर उद्योग लिमिटेड द्वारा
1953 में स्थापित एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना वर्तमान में बंद हो चुका है। ठीक है, सवाई माधोपुर में कारखाना था जिसका नाम था जयपुर उद्योग लिमिटेड ने सवाई माधोपुर के अंदर जयपुर उद्योग लिमिटेड ने 1953 में एक सीमेंट उद्योग स्थापित किया था, वो बंद हो चुका है। इसके अलावा सीमेंट उद्योग की अगर अपन बात करें तो सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल क्या चाहिए? एक तो चाहिए लाइमस्टोन, एक चाहिए होता है जिप्सम, एक चीज और भी चाहिए होती है। वो अगर जैसे अपन रिफाइनरी के अंदर या जो कोयला संयंत्र है जहाँ पे कोयला जलाया जाता है, तो कोयले की जो राख होती है, ये कोयले की राख भी सीमेंट उद्योग में यूज की जाती है। तो जहाँ जहाँ भी इस तरह से विद्युत संयंत्र है वहां पर भी सीमेंट इंडस्ट्री लगाई गई है, चाहे वो आपके पिंडवाड़ा शिवगंज पिंडवाड़ा के पास में हो, चाहे चित्तौड़ के अंदर, हर जगह पे। इसके अलावा लाखेरी, नींबाहेड़ा, गोटन, मोडक, ब्यावर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, पाली, इन स्थानों पर भी, ये मोडक कान ध्यान रखना, गोटन कान, यहाँ पर भी कई सीमेंट उद्योग स्थापित किए गए हैं। और अगर देश के अंदर बात करें तो आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान का भारत के अंदर दूसरा स्थान है सीमेंट उत्पादन में। और उस भारत के अंदर दूसरा स्थान राजस्थान का, राजस्थान में भी सबसे ज्यादा सीमेंट उत्पादन कहाँ पे होता है? चित्तौड़ के अंदर। क्यों? यहाँ लाइमस्टोन की मात्रा सबसे ज्यादा यहाँ पाया जाता है। इसके अलावा नींबाहेड़ा का जेके सीमेंट नींबाहेड़ा सबसे ज्यादा सीमेंट उत्पादन करता है राजस्थान के अंदर, और न्यूनतम करता है श्री सीमेंट कोटा। ये भी सवाल पूछते हैं कि राजस्थान में सबसे अधिक सीमेंट कौन सी यूनिट के द्वारा होता है? तो जेके यूनिट के द्वारा, जो नींबाहेड़ा में वो चित्तौड़गढ़ के अंदर, और सबसे कम सीमेंट श्री सीमेंट के द्वारा होता है कोटा के अंदर। ठीक है, इसके अलावा राज्य में सफेद सीमेंट का उत्पादन भी होता है, जिसके 3 मुख्य कारखाने हैं। कौन कौन से हैं? एक जेके व्हाइट सीमेंट जो कि गोटन में है, गोटन नागौर में स्थापित किया गया है, और यह है राज्य का पहला सफेद सीमेंट का कारखाना। सफेद सीमेंट आपने देखा होगा, बड़ा मजबूत होता है, जो घर की फ्लोर बनाते हैं उसमें जहाँ पे भी संगमरमर यूज़ किया जाता है वहाँ सफ़ेद सीमेंट क्या यूज़ किया जाता है। अगर आपको टॉयलेट वगैरह लगाते हैं वहीं पर भी सफ़ेद सीमेंट का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बिरला व्हाइट सीमेंट बिरला का है, और ये खारिया खंगार जोधपुर में स्थापित किया गया है, और यहाँ सफ़ेद सीमेंट सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो मैक्सिमम व्हाइट सीमेंट कहाँ पे होता है? खारिया खंगार के अंदर। एक जेके व्हाइट सीमेंट और भी है मांगरोल के अंदर, और मांगरोल नींबाहेड़ा में है, एक मांगरोल शायद 12 में भी है। ये थोड़ा आप अपने हिसाब से और चेक कर लेना, क्या पता कहीं गड़बड़ी ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद में नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर ये ग्रेसिम ग्रुप है, पूरा का पूरा दुनिया का बढ़िया ग्रुप है। इसने 2300 करोड़ रुपए लगाकर 2011 में सीमेंट का कारखाना स्थापित किया था नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर। इसके अलावा बावरिया चित्तौड़गढ़, इस बावरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर भी फ्रांस की लाफार्जे कंपनी ने 1500 करोड़ रुपए लगाकर एक सीमेंट का उत्पादन प्रारंभ किया था। और इसके अलावा मुंडवा नागौर के अंदर भी अंबुजा सीमेंट के द्वारा 1500 करोड़ रुपए का एक प्लांट लगाया गया, और नींबाहेड़ा में सीमेंट हब बनाया गया चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कहाँ सीमेंट उत्पादन के कारखाने नहीं है। कई बार ये सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, इनका आप ध्यान रखना। सीमेंट उद्योग के बाद में आता है कांच उद्योग। ठीक है, कांच एक प्रकार से बालू मिट्टी से ही बनता है। तो बालू मिट्टी, सिलिका और सोडियम सल्फेट सीरा व कोयला, इनका प्रयोग करके कांच बनाया जाता है। ठीक है, तो राजस्थान में कच्चे माल की भी उपलब्धता है, और यहाँ पे श्रमिक भी है। इस कारण कांच उत्पादन में भी राजस्थान में अच्छी खासी सिचुएशंस है। ठीक है, और कांच उत्पादन के लिए कारखाने कई जगह पे हैं, जयपुर में है, कोटा में है, भरतपुर, उदयपुर, बीकानेर, पाली, जोधपुर, इन सारे स्थानों पर कांच के उद्योग स्थापित है। इसका सवाल जनरली बनता नहीं है, लेकिन इसका सवाल एक ये जरूर बनता है कि राजस्थान में कांच उद्योग मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पे अवस्थित है। ये सवाल कम बनता है, ये ज़्यादा बनता है कि कांच में कच्चे माल के रूप में कौन कौन सी चीज़ें उपयोग में लाई जाती है। और एक बनता है साइंस के अंदर बनता है कि कांच क्या है, तो आप कहते हैं बालू। अगर अपन कहेंगे तो सवाल सही हो जाएगा, लेकिन हम वहाँ में बालू कहते नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में अब देखते हैं कांच निर्माण की फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ पे है राजस्थान के अंदर। अब कांच निर्माण की अगर मैं फैक्ट्री की बात करूँ तो धौलपुर के अंदर, धौलपुर ग्लास वर्कर्स तो निजी क्षेत्र का स्थापित पहला कारखाना है, निजी प्राइवेट सेक्टर का। उसके बाद में धौलपुर के अंदर ही हाईटेक प्रिसीजन ग्लास
फैक्ट्री बनाई गई। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास कौन सा होता है, जो शराब की बोतल वगैरह बनाने के उपयोग में लाया जाता है। तो धौलपुर स्थित ये भी धौलपुर में ही है। गंगानगर शुगर मिल की सहायक के रूप में काम करती है। और गंगानगर शुगर मिल में जो शराब बनती है उनकी बोतल कहाँ से बनाई जाती है, उनकी बोतल आपके हाईटेक प्रिसीजन फैक्ट्री से बनाई जाती है। लेकिन हाल फिलहाल इन दिनों में यह बंद है। इसके अलावा कोटा के अंदर एक सैमकोर फैक्ट्री है, ये भी बंद हो चुकी है अभी। सैमकोर ग्लास फैक्ट्री है और इसमें टीवी पिक्चर है, वो टीवी पिक्चर की जो ट्यूब होती है वो बनाई जाती है वहाँ पे। सेंट गैबोन ने पिछले साल 2010 के अंदर घोषणा की थी और 1-2 साल पहले शायद ये काम शुरू भी हो गया है। तो फ्रांस की कंपनी है सेंट गैबोन, इसने भी कहरानी के अंदर, कहरानी अलवर के अंदर भिवाड़ी के पास में है, यहाँ पे 25 अगस्त 2010 को एक प्लेट ग्लास व शोरूम के दरवाजे आदि निर्मित करने के लिए बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी सेंट गैबोन। इसका सीधा पूछते हैं कि फ्रांस की सेंट गैबोन ने कहाँ पर कांच इंडस्ट्री लगाने का फैसला किया, कहाँ पे लगाई है, ठीक है। इसके अलावा कोटा के अंदर सैमटेल और कलर का है, ये भी फैक्ट्री लगी हुई थी लेकिन 2012 में बंद हो गई है। तो शायद ये चालू है, ये बंद हो गई है। तो ये कुछ फैक्ट्रीज है राजस्थान के अंदर कांच निर्माण की, ठीक है। इसके अलावा कुछ केमिकल इंडस्ट्री भी है, ठीक है। चंबल फर्टिलाइजर, ये केमिकल इंडस्ट्री है, उर्वरक उद्योग है सारे के सारे। ये कांच उद्योग के बाद में ये उर्वरक इंडस्ट्री आ गई है, ठीक है। उर्वरक इंडस्ट्री चंबल फर्टिलाइजर कहाँ पे, गड्डेपान कोटा में। हमने ऊर्जा संसाधन में बात की थी कि गड्डेपान कोटा को गैस कहाँ से मिलती है, तो ये आपके हजारीबाग जगदीशपुरा पाइपलाइन से इसको गैस मिलती है। कोटा के अंदर एक और उर्वरक उत्पादन है जिसका नाम है श्री राम फर्टिलाइजर, और यह उद्योग राजस्थान में सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर उर्वरक जो है वो पैदा करता है। इसके अलावा राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा राजस्थान स्टेट मिनरल माइल्स लिमिटेड की एक प्रकार से संयुक्त भागीदारी है, जिसमें 45% हिस्सा इसका है और 55% हिस्सा RSMML का है। से एक कपासन के अंदर, कपासन कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ के अंदर, यहाँ पर एक फैक्ट्री बनाई गई जिसका नाम है राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यह उत्तरी भारत की सबसे बड़ी उर्वरक बनाने की कंपनी है। तो सबसे ज्यादा DAP उर्वरक बनाने का काम कपासन में इस फैक्ट्री के द्वारा किया जाता है। जो फैक्ट्री है वो इन दो संस्थाओं ने स्थापित की है। इसी कपासन के अंदर हिंदुस्तान जिंक फर्टिलाइजर भी है और करौली राजसमंद में यहाँ पर टायर ट्यूब बनाने की फैक्ट्री भी है। तो ये कुछ केमिकल फैक्ट्री थी, आप सभी की याद रखना, ध्यान रखना विद्यार्थियों। मैंने जो यहाँ से लिए हैं PPT के अंदर, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट उद्योग वगैरह थे वही रखे हैं। तो आप इसमें फिर स्क्रूटनी मत कर लेना, आपको ये याद करना ही है, और हर एग्जाम में ये उद्योग है वो राजस्थान के रहते हैं। अब आता है केमिकल उद्योग के अंदर नमक उद्योग आ जाता है, ठीक है। नमक उद्योग आपको अच्छे से पता है, राजस्थान के अंदर कई सारी पलाया झीलें हैं। पलाया मतलब मरुस्थलीय खारी झीलें, मरुस्थल के अंदर खारी झीलों को क्या कहते हैं, पलाया झीलें कहते हैं। तो राजस्थान के अंदर बहुत सारी खारी झीलें हैं और साथ साथ में भूमिगत जल में भी राजस्थान में लवणों की मात्रा बहुत है। इस कारण राजस्थान नमक उत्पादन के मामले में अगर तटीय राज्यों को छोड़ दिया जाए तो काफ़ी आगे स्टैंड करता है। अब देश में जो कुल नमक बनता है उसका करीबन 12% हिस्सा जो है वो राजस्थान में उत्पादित होता है। आप सोचिए, राजस्थान एक ऐसा राज्य जो लैंड लॉक्ड है, जिसकी समुद्री सीमा नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पर 12% नमक होता है, ठीक है। और ये मैक्सिमम पब्लिक सेक्टर के एक प्रकार से उपक्रमों के द्वारा उत्पादित होता है। देश के कुल नमक उत्पादन का अकेला सांबर झील जो है वो आपके 8.7% एरिया नमक को कवर करता है। देश के अंदर कुल नमक उत्पादन का करीबन 9% अकेले सांबर के अंदर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये। इसके अलावा सांबर का यहाँ जो नमक प्लांट है वो सारा का सारा किसके द्वारा हैंडल किया जाता है, सांबर साल्ट लिमिटेड के द्वारा हैंडल किया जाता है, जो कि हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है और यह केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। दूसरा, नागौर के अंदर डीडवाना, यहाँ पर राज्य सरकार नमक उत्पादन का कार्य कर रही है। चूंकि इसके अंदर NaSO4 की मात्रा है, इस कारण ये खाद्यान्न उत्पादन का काम, खाद्यान्न नमक नहीं उत्पादित करती, अखाद्य करती, जैसे टॉयलेट वगैरह में डालना हो या फिर उसमें वो बनाना हो, जो तेजाब बनाना हो, उसके लिए ये इंडस्ट्रियल नमक का उत्पादन करती है। हालांकि इन दिनों ये बंद है, ठीक है।
पचपदरा में भी होता है राज्य सरकार के नियंत्रण में। अभी तो इन दिनों यहाँ पर रिफाइनरी बना दी गई है, तो उसकी वजह से पचपदरा के अंदर नमक उत्पादन अभी ऑलमोस्ट बंद है। ठीक है, अब यहाँ पर खारवाल जाति के लोग हैं जो कि मोरडी झाड़ी का उपयोग करके और छोटे छोटे देवल बनाते हैं, तालाब टाइप बनाते हैं और वहाँ पर ये उत्पादन का कार्य करते हैं। साबुत सोडियम कंपनी द्वारा उत्तरी भारत का प्रथम आयोडीन युक्त नमक कारखाना गोविंद ग्राम नावा में स्थापित किया गया है, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा पोखरण, फलोदी, कुचामन सिटी में भी निजी क्षेत्र लवण उत्पादन कर रहा है। ये पचपदरा के कई सवाल आते हैं कि देवल क्या है, खारवाल क्या है, मोरडी झाड़ी क्या है, इस टाइप से सवाल कई बार बनते हैं। ठीक है, उसके बाद में कुछ और कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं, तो अपन यहां तक पहुंच चुके हैं। देखिए विद्यार्थियों, हम है वो देखिए ये सारी चीज़ें हमने कर ली, नमक उद्योग, रासायनिक, कांच, सीमेंट, सूती, ऊनी, चीनी, घी और मिल्क पाउडर, ये उद्योग पूरे हो गए। अब हम आते हैं कि सरकार इन उद्योगों के विकास के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है, वो चीज़ें हम अभी देखेंगे आगे। ये भी हमारे करंट अफेयर के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्स बनाए जैसे मानपुरा, मचेड़ी जयपुर, सीतापुरा और भीवाड़ी, सीतापुरा भी जयपुर में, भीवाड़ी अलवर में, यहाँ पे चमड़ा कॉम्प्लेक्स बना है। इसका सवाल कैसे आता है, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। चमड़ा कॉम्प्लेक्स, वुलन कॉम्प्लेक्स, सिरेमिक कॉम्प्लेक्स, होजियारी पार्क, ऐसे करके सामने 4 जिले आ जाते हैं। ठीक है, वुलन कॉम्प्लेक्स बीकानेर के अंदर बनाया है। कांच का कॉम्प्लेक्स है वो खारा बीकानेर में बनाया है। सिरेमिक्स, आईटी पार्क, इंडस्ट्रियल सीतापुरा, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। आईटी क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क। ठीक है, इसके अलावा भिवांडी के अंदर होजियारी सामान मिलता है उसका। ज्वेलरी का पार्क सीतापुर में, जयपुर आपको पता है ज्वेलरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सैटेलाइट पार्क, सैटेलाइट उपग्रही है पूरे के पूरे काम, ये भी जयपुर सीतापुर के अंदर है। मसाला पार्क बनाया गया जोधपुर और कोटा के अंदर। और स्टोन पार्क, पत्थर का पार्क जो है वो कहाँ पे, धौलपुर के अंदर। साइबर एक्सपर्ट, साइबर पार्क कहाँ पे, जोधपुर के अंदर। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कनकपुरा जयपुर के अंदर। रेडीमेड अपीरल कपड़ों का पार्क एक बनाया गया महल जगतपुरा में। जापानी पार्क जेट्रो का बनाया गया नीमराणा अलवर में। हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक कहाँ बनाया, कुकस जयपुर के अंदर, अधिकांश जयपुर में ही है। लेजर सिटी कॉम्प्लेक्स कहाँ है, असरोल जयपुर के अंदर। ये सारे नए नए कॉम्प्लेक्स और पार्क बनाए हमारे लिए काफ़ी टिपिकल है याद करना, बट परीक्षाओं में कॉम्प्लेक्स 100% पूछे जाते हैं। ये मैंने सारे आर्थिक समीक्षा से उठाए हुए हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, उसके बाद में निर्यात संवर्धन पार्क कहते हैं अपन, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन बोलते हैं कि देश की चीज़ों का, हमारे स्थानीय उत्पादों का दूसरे देशों में हम भेजें, निर्यात करें। उसके लिए सरकार क्या करती है, प्रयास करती है। वहाँ व्यापारियों को एक प्रकार से बहुत सारे एक यूँ कहिए कि बोनस देती है, करों में राहत देती है, कुछ ज़मीनें भी देती है। तो ऐसे पार्क को हम कहते हैं निर्यात संवर्धन पार्क। 3 मेन है सीतापुरा के अंदर जो राज्य का पहला है, 1997 से काम कर रहा है। एक जोधपुर का बोरानाडा और अलवर का नीमराणा, ये 3 एक्सपोर्ट यूनिट है। और यहाँ पे सरकार बहुत सारी रियायतें देती है। सरकार यहाँ पर एक प्रकार से कंसेशन देती है व्यापारियों को, ताकि राज्य की बहुत सारी उत्पाद दूसरे देशों में बिके, ताकि हमारी इनकम बढ़े और व्यापारियों की दशा में भी सुधार हो। ये निर्यात संवर्धन पार्क है। इसके अलावा स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाए जाते हैं, जहाँ पर आयात निर्यात को बढ़ावा देने वाले, वो निर्यात संवर्धन पार्क का ही ये एडवांस रूप है। सेज कितने वर्तमान में 3 ही है। एक हैंडीक्राफ्ट का सेज है, वो है बोरानाडा के अंदर। निर्यात संवर्धन में सारी वस्तुओं को लिया जाता है, सेज में किसी एक वस्तु को फोकस किया जाता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसका पूरा नाम है। ठीक है, सीतापुरा के अंदर है जेम्स एंड ज्वेलरी का सेज। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर में है। इसके अलावा प्रस्तावित है कुछ वाटिका, जयपुर डेवलपर्स, ये सारे के सारे प्रस्तावित है। ये बन चुके, काम भी कर रहे हैं, इनका स्पेशली आप ध्यान रखना। अब है कुछ सूखे बंदरगाह। शुष्क बंदरगाह ऐसे बंदरगाह होते हैं जो किसी समुद्र के किनारे नहीं होते, आंतरिक भागों में। जैसे बाड़मेर के बाखासर में एक शुष्क बंदरगाह बन रहा है। तो बाखासर, सीधी सी बात है, बाखासर किसी समुद्र के तट पे नहीं है, लेकिन बाखासर इलाका जो है ये आपके सूखे क्षेत्र में, और यहाँ पे अगर कोई बंदरगाह बनता है तो उसे अपन शुष्क बंदरगाह कहते हैं। राज्य में 2 प्रकार के शुष्क बंदरगाह है। एक ऐसे हैं जो जिसे अपन कहते हैं इनलैंड कंटेनर डिपो। इनलैंड का मतलब होता है ऐसे क्षेत्र जो आंतरिक भागों में है। इसका संचालन राज्य सिक्कों के द्वारा किया जा रहा है।
और राजसिको, मानसरोवर, बासनी, भीलवाड़ा, सीतापुर में ये इस प्रकार के बंदरगाह चला रही। मानसरोवर में भी है, बासनी में एक शुष्क बंदरगाह है, भिवाड़ी में है, भीलवाड़ा, बीकानेर, सीतापुरा, इन क्षेत्रों के अंदर जो भी कच्चा माल होता है, यहाँ जो भी पक्का माल होता है वो इन कंटेनर में भरा जाता है और भरने के जो ये स्थान होता है उसी बंदरगाह कहते हैं। ये कंटेनर फिर रेलवे स्टेशन तक पहुँचते हैं और वहाँ से सीधा का सीधा आपके आगे बंदरगाहों तक पहुँचाया जाता है, आगे उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। कॉनकोर जो है ये आपके कहाँ कहाँ यूज़ कर रही है, जोधपुर में, जयपुर में, कोटा में। पाल, जोधपुर के अंदर एक प्राइवेट सेक्टर का भी कंटेनर डिपो है। ये कंटेनर डिपो क्या होते हैं, शुष्क बंदरगाह ही कहते हैं। यहाँ पे बंदरगाह का मतलब ये नहीं जहाज आते होंगे, यहाँ पे बंदरगाह का मतलब ऐसे क्षेत्र से है जहाँ पर इस प्रकार की सामग्री को कंटेनर में भरा जाता है। कंटेनर आपने देखे होंगे बड़े बड़े, जब वो ट्रेन जाती है ना आपके मालवाहक गाड़ी, तो उसमें बड़े बड़े डिब्बे होते हैं, इस प्रकार से कंटेनर होते हैं और ये कंटेनर भरने के स्थान होते हैं। ठीक है, एक होता है एयर कार्गो, जहाँ पे हवाई जहाज में कंटेनर डालने की व्यवस्था होती है, उसे भी अपन शुष्क बंदरगाह कहते हैं। तो सांगानेर में ऐसा शुष्क बंदरगाह जो राजसिको के द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो शुष्क बंदरगाह क्या होते हैं, तब आप ये समझिए कि एक सामान हम सबसे ज़्यादा पार्सल करते हैं से ट्रेन से, दूसरा सामान हम भेजते हैं हवाई जहाज से। जैसे अभी ऑक्सीजन की कमी आई इस कोविड के कारण, तो हम जर्मनी से, इंग्लैंड से, सऊदी अरबिया से, विभिन्न स्थानों से ऑक्सीजन बनाने के प्लांट हवाई जहाज में डाल के भारत लेके आ गए। तो अब प्लांट जिस जगह पे डाला होगा हवाई जहाज के अंदर, उन क्षेत्रों को शुष्क बंदरगाह कहते हैं। ठीक है ना। और अगर रेलवे में डाला है तो रेलवे भी सीधी सी बात है, जैसे जोधपुर का पाल इलाका, पाल में बहुत सारी सामग्री कंटेनर में भरी जाती है, तो जिस स्थान पे भरी जाती है उसको अपन सूखा बंदरगाह कहते हैं, शुष्क बंदरगाह कहते हैं। काम बंदरगाह वाला है लेकिन एक्चुअल में बंदरगाह नहीं होते। तो ये शुष्क बंदरगाह दो टाइप के होते हैं, एक तो कंटेनर रेलवे वाले भरने के लिए और एक हवाई जहाज के कार्गो भरने के लिए। ठीक है, उसके बाद आगे, अच्छा, ये कंटेनर डिपो के बाद में आता है राजस्थान की औद्योगिक नीतियाँ। अभी तक हमारे पास में 6 औद्योगिक नीतियाँ मुख्य रूप से आ चुकी है। कौन कौन सी? पहली 1978 में आ गई थी, खादी एवं ग्राम उद्योग पर उन्होंने बल दिया था। दूसरी 1990 में आई थी, खनन एवं कृषि पर बल दिया। तीसरी 1994 में आई थी, जिसने आर्थिक विकास और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने का प्रयास किया था। 94 आपको पता होगा कि 94 से जस्ट पहले 91, 92, 93 के अंदर निजीकरण, उदारीकरण और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया था। इस कारण राजस्थान में भी तीसरी आर्थिक नीति जो औद्योगिक नीति है उसने निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देने का काम किया था। 1998 में निवेश को बढ़ावा देने के लिए समूह विकास आधारित रणनीति बनाई गई। 2010 में राजस्थान में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन निधि की बातों के लिए काम किया गया था और 2019 1 जुलाई को छठी राजस्थान की औद्योगिक नीति लाई गई। ठीक है, तो ये 6 औद्योगिक नीतियां हो गई है और उसके कई बार आप पहली और लास्ट 2 याद रख लेना, बस 1 और ये 2 याद रख लेना, बाकी इतना ज़्यादा पूछते नहीं है। ठीक है, ई-बिज ये एक प्रकार से ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिसके तहत जो उद्यमी, जितने भी इन्वेस्ट करने वाले जो बिजनेसमैन लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, यह आपके विभिन्न विभागों में इनको स्वीकृति लेनी पड़ती है। पर्यावरण विभाग से स्वीकृति, उद्योग मंत्रालय से स्वीकृति, तो उनको बहुत सारे धक्के खाने पड़ते हैं। पहले उद्योग मंत्रालय से स्वीकृति लो, फिर भूमि के लिए रेवेन्यू विभाग से स्वीकृति लो, फिर पर्यावरण मंत्रालय से स्वीकृति लो, फिर बिजली बिल के लिए बिजली विभाग से स्वीकृति लो। ऐसे एक उद्योग लगाने के लिए बहुत सारी जगह पर उद्योगपति को स्वीकृति लेनी पड़ती है। इससे क्या होता है, इससे आपके बिजनेस में बहुत दिक्कत आ जाती है और लोग इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते। तो सरकार ने क्या किया था, ई-बिज का मतलब था इंटरनेट आधारित बिजनेस। इसमें क्या किया गया कि पोर्टल बनाया गया, वेबसाइट बनाई गई। उस वेबसाइट पे उद्योगपति क्या कर सकता है, सभी जगह से एक साथ आपके कहीं भी गोते नहीं खाने, एक साथ ही उसको वहाँ से स्वीकृति मिल सकती है। तो ये ईज ऑफ बिजनेस हो जाता है, बिजनेस का आसानीकरण, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देश राज्य में इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो पूर्ण रूप से ऑनलाइन इस योजना के तहत उद्यमियों को बिजनेस शुरू करने से पहले विभिन्न विभागों की जो स्वीकृति और मंजूरी लेनी पड़ती है, उसकी प्रक्रिया को क्या बनाया गया था, सरल बनाया गया था। ये भारत सरकार के एक प्लान का हिस्सा था। ठीक है, अब राजस्थान में कुल कुछ संस्थाएं भी हैं जो उद्योगों के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कौन कौन सी संस्था है? सबसे पहला नाम आता है रिको का, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम लिमिटेड। विनियोग का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। इसकी स्थापना RSIMDC नाम से 28 मार्च 1969 को की गई थी। उसके बाद में इसको रिको के रूप में स्थापित किया 1980 में। आज जो रिको है ये जनवरी 1980 से काम कर रहा है।
इसका मुख्यालय कहाँ पे? जयपुर में। ये क्या काम करता है? ये राज्य में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करना और उसका विकास करना। अपन देखते हैं हर जिले के अंदर रिको एरिया होता है, तो रिको क्या करता है? राज्य के अंदर औद्योगिक डेवलपमेंट करना, इंडस्ट्रियल को डेवलपमेंट करना। इसके अलावा उद्योगों के लिए आधारभूत संरचना, सड़क बनाना, सड़कें बनाना हो, चाहे विद्युत की व्यवस्था करना हो, ये सारी रिको करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है ताकि उद्योगों को बल मिले। इसके अलावा मध्यम और वृहद इकाइयाँ, छोटी इकाइयाँ नहीं, लघु इकाइयों पर रिको काम नहीं करता। रिको करता है मीडियम साइज और आपके एडवांस साइज के जो बड़े उद्योग हैं उनके ऊपर उनको दीर्घकालिक ऋण देता है। क्या करता है? अल्पकालिक ऋण नहीं देता। कैसे ऋण देता है? दीर्घकालिक। ये सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। एक तो ये काम करता है। उसके बाद एक दूसरी संस्था आती है जो 17 जनवरी 1955 को राजस्थान फाइनेंशियल कमीशन आरएफसी नाम से स्थापित हुई। इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है? जयपुर में। इसका काम क्या है? इसका काम वही है जो रिको का नहीं था, जैसे लघु और मध्यम श्रेणी की इकाइयों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता देना। तो लघु उद्योगों को लोन कहाँ से मिलता है? आरएफसी से। और दीर्घकालिक उद्योगों को लोन कहाँ से मिलता है? रिको से मिलता है। ठीक है। और इसके अलावा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य औद्योगिक वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। जब भी कोई केंद्र सरकार की मीटिंग होगी, तो उद्योगों की मीटिंग होगी, तो आरएफसी का जो भी सचिव होगा वो उसमें भाग लेने के लिए जाता है। इसके अलावा ये कई योजनाएं चला रही है आरएफसी। कौन कौन सी? एक शिल्प बाड़ी योजना चल रही है, 1987-88 से चल रही है, जो शिल्पकार और जो करघाकार, दस्तकार होते हैं उनको ऋण प्रदान करता है। एक सेमफैक्स योजना भी चल रही है जो भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार हेतु ऋण देता है। एक आपके टेक्नोक्रेट स्कीम भी चल रही है जो तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं को स्वरोजगार देने हेतु ऋण देता है। ये तीनों योजनाएं राज्य वित्त निगम की है। कई बार पूछी जाती है निम्नलिखित में से कौन सी योजना आरएफसी की है या नहीं है। इसके अलावा भी ये बहुत सारे काम करता है। कंपोजिट लोन स्कीम, मतलब किसी भी कार्य के लिए समग्र ऋण देना और ग्रामीण कारीगरों के लिए स्वरोजगार हेतु ऋण देने का काम भी करती है। इसके अलावा प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर कार्ड भी जारी करती है। प्लेटिनम कार्ड किसको दिया जाता है? विभिन्न योजनाओं के तहत 2 साल में ऋण चुकाने वाले ऋणी को वापस ऋण उपलब्ध करवाना। जो बहुत ज्यादा साहूकार है उनको प्लेटिनम कार्ड, ठीक है। और जो अच्छे खासे ऋणी है जिन्होंने अपने पूर्व ऋणों का 50% से अधिक चुका दिया हो, उनको ऋण उपलब्ध कराने के लिए सिल्वर कार्ड दिया जाता है। जिन्होंने 100% टाइम पे ऋण चुका दिया उनको कैसा कार्ड दिया जाता है? प्लेटिनम कार्ड दिया जाता है। और कईयों को कैसा कार्ड दिया जाता है? गोल्डन कार्ड दिया जाता है। तो कई बार ये भी आता है कि गोल्डन कार्ड, सिल्वर कार्ड, ये कार्ड जो है ये कौन सी संस्था देती है? तो ये देती है आरएफसी। ठीक है। इसके अलावा तीसरी जो संस्था है आरएफसी के बाद वो है राजसिक्को, राजस्थान लघु उद्योग निगम। रिको पढ़ लिया, आरएफसी देख लिया, अब राजसिक्को आती। इसकी स्थापना 3 जून 1961 को जयपुर में की गई। ऑलमोस्ट सारी संस्थाएं जयपुर में। इसका काम क्या है? इसका काम है कि लघु और कुटीर उद्योग, जो छोटे उद्योग है, उनको कच्चा माल, तकनीकी, वित्तीय, विपणन का मतलब होता है उन सामान को बेचने और उसके एडवर्टाइजमेंट का काम करना संबंधी सारी सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। इसके अलावा छोटे और बड़े उद्योगों के बीच में कोऑर्डिनेशन भी करना, क्योंकि कई बार बड़े उद्योग और छोटे उद्योगों का कोऑर्डिनेशन नहीं होता, तो उनके बीच में ये समन्वय स्थापित करने का काम भी कौन करता है? राजसिक्को करता है। इसके अलावा एक रूडा भी है जिसको अपन कहते हैं ग्रामीण गैर कृषि अभिकरण। तो गैर कृषि का मतलब होता है कि ऐसे कार्यों को बढ़ावा देना जो कृषि से संबंधित नहीं है। 1955 में इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि कार्यों को बढ़ावा देकर लोगों की आय को बढ़ावा देना। और रूडा ने अपने क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत नए क्लस्टर भी स्थापित किए। क्लस्टर नहीं, क्लस्टर है, ठीक है। जैसे कोटा डोरिया का विकास के लिए कोटा क्लस्टर बनाया है, एक ये क्लस्टर बनाया है हैंड ब्लैंक और प्रिंटिंग के लिए बगरू में, ठीक है। टेराकोटा मिट्टी के बर्तन के लिए गोगुंदा में बनाया है, मोलेला में भी बनाया है। तो रूडा क्या करता है? कृषि के अलावा जितने भी छोटे मोटे आय के साधन होते हैं, व्यवसाय होते हैं, उनको बढ़ावा देता है ताकि ग्रामीण लोगों की आय है वो बढ़ सके, ठीक है। इस रूडा का भी आप ध्यान रखना। इसके अलावा ये बीआईपी सिंगल विंडो क्लियरेंस, इसमें ये आरएस मेंस के लिए नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी आप देख लेना ये कि बीआईपी तो वापस ई बीज की तरह ही है। और सिंगल विंडो क्लियरेंस 2011 में एक्ट आया था। इसमें क्या होता है कि सिंगल विंडो मतलब एक ही खिड़की पर उद्योगों से संबंधित सारे कार्य हो जाना सिंगल विंडो क्लियरेंस कहलाता है। एक ही विंडो पे जाके सारे काम आप कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएमआईसी दिल्ली मुंबई फ्रंट कॉरिडोर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो इसमें क्या हुआ था, अगर आप भारत का मैप आपको दिमाग में हो तो दिल्ली से मुंबई, कहां से? दिल्ली से मुंबई,
दिल्ली से लेकर मुंबई को जोड़ने के लिए एक रेल योजना बनाई गई है, ठीक है। एक रेल बनाई जाएगी, 2 पटरियां होगी, एक आने की एक जाने की, ताकि कहीं पर भी कोई बीच में एक प्रकार से ट्रैफिक ना हो और रेलों को रोकना ना पड़े, फटाफट द्रुतगामी से वो ट्रेनें चलेगी। अच्छा, वो ट्रेन जितनी भी होगी इस दिल्ली मुंबई ट्रैक पर, ये पूरी पूरी फ्रेट कॉरिडोर है। फ्रेट का मतलब होता है मालवाहक, यात्री परिवहन नहीं होगा, माल परिवहन होगा। तो अब आप देखिए, दिल्ली से मुंबई के बीच में, कहां से, दिल्ली से मुंबई के बीच में एक फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया। फ्रंट नहीं, फ्रेट। फ्रेट का मतलब होता है मालवाहक। तो मालवाहक कॉरिडोर किसे कहते हैं, जिसमें 2 पटरियां हो, एक पटरी जाने के लिए, एक पटरी आने के लिए। तो ऐसा एक कॉरिडोर बनाया गया है दिल्ली से मुंबई के बीच में, जिसकी कुल लंबाई 1483 किलोमीटर है। कितनी है, 1483 किलोमीटर। अब आप समझिए, जैसे मैं आपको एक सामान्य समझाता हूं। जैसे ये दिल्ली है और ये मुंबई है, तो इसके बीच में ये 2 पटरियां बनाई गई है, ठीक है, ये आने की, ये जाने की। इसको कहते हैं ये मुंबई, DM, दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर। फ्रेट का मतलब होता है मालवाहक। मालवाहक ट्रेनें चलेगी, यात्री परिवहन नहीं होगा। इसके चारों ओर, दोनों ओर, इसके दोनों ओर इंडस्ट्री बनाई जाएगी। इसके दोनों ओर क्या बनाई जाएगी, उद्योग स्थापित किए जाएंगे, और इन उद्योगों को कहा जाएगा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है। तो फ्रेट कॉरिडोर और उसके दोनों ओर जो उद्योग लगेंगे उसको क्या कहा गया है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो अब देखिए, कई बार सवाल ऐसे आता है कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, कई बार ये लिखा आता है दिल्ली मुंबई मालवाहक गलियारा, कई बार आता है दिल्ली मुंबई कॉरिडोर। तो जो भी है, आप समझ गए होंगे कि बीच में पटरियां हैं, दोनों ओर उद्योग है। तो जो पटरियां ये कहलाती दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर, और जो दोनों ओर उद्योग है इसे कहते हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इसकी लंबाई कितनी दोनों की, 1483 किलोमीटर। कितनी है, 1483 किलोमीटर, ठीक है। आगे देखिए क्या है और क्या क्या लिखा है इसने। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी है और ये फ्रेट कॉरिडोर भी है। इसका 39% हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है, 576 किलोमीटर राजस्थान का हिस्सा है। देखिए, तो 1483 में से राजस्थान से होकर कितनी गुजरती है, 576 किलोमीटर। कुछ महाराष्ट्र से है, कुछ गुजरात से है, दिल्ली से, कुछ थोड़ा बहुत MP से भी आएगा। राजस्थान में कितनी गुजरती है, 576 किलोमीटर, और जो कि कुल इसका कितना है, 39%। तो इस DMIC का कुल 39%, ऑलमोस्ट 40% एरिया राजस्थान से गुजरता है, 576 किलोमीटर। इस 576 में से 90 किलोमीटर जो है वो पाली से होकर गुजरता है। कहां से, 90 किलोमीटर पाली से गुजरेगा, जो कि सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो 90 किलोमीटर पाली से। तो आप ध्यान रखना, पूछा जाए अगर कि राजस्थान में सर्वाधिक हिस्सा DMIC का किस जिले से है, पाली से, और देश में DMIC का सबसे ज्यादा हिस्सा किस राज्य में है, तो आप कहोगे राजस्थान से। ये तो बात होगी। अब देखिए, दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर के समांतर बनने वाले दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, देखो मैंने कहा ना, वो औद्योगिक विकास आधारभूत संरचना, यहाँ पे ग्रीन बेल्ट भी बनाया जाएगा, और इसका पूरे का जो डेवलपमेंट है वो औद्योगिक का कौन करेगा, भारत सरकार के साथ साथ में यहाँ पे जो आगे आएगा वो कौन है, जापान। जापान भी इसमें सपोर्ट करने वाला है, ठीक है। ये बात हो गई पूरी। अब देखिए, इस पूरे DMIC और DMFC का जो विकास है 2 चरणों में किया जाएगा। इसका जो पहला चरण होगा, इस पहले चरण में नीमराणा भिवाड़ी का चयन किया गया है। अलवर के जो इलाके, इनमें क्या क्या बनाया जाएगा, नॉलेज सिटी बनाया जाएगा नीमराणा में, और एरेट्रोपोलिस बनाकर कार्गो हब बनाया जाएगा। कार्गो हब का मतलब क्या हुआ, सामान चढ़ाना वहां पे, ताकि फ्रेट कॉरिडोर का सामान आले नाले, मतलब एक प्रकार का शुष्क बंदरगाह। पहले चरण में ये काम किया जाएगा, कहां पे, नीमराणा और भिवाड़ी सेक्टर में, यहां पे किया जाएगा। दूसरे चरण में यहां पे काम किया जाएगा, और दूसरे चरण में क्या क्या काम होगा, देखिए दूसरे चरण में ये मारवाड़ पाली जोधपुर का विकास करेंगे। साथ साथ में जोधपुर के अंदर क्या करेंगे, रामगंज मंडी में मसाला पार्क बनाएंगे। ये आप परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है। जोधपुर के साथ साथ रामगंज मंडी कोटा के अंदर है, यहाँ पे मसाला पार्क भी बनाया जाएगा। DMIC के तहत अब इन उद्योगों को बिजली भी चाहिए। इस बिजली आपूर्ति के लिए बांसवाड़ा के अंदर, नापला में, कहाँ पे, नापला के अंदर, नापला बांसवाड़ा में है, यहाँ पर एक 1200 मेगावाट का गैस पावर प्लांट बनाया जाएगा। साथ साथ यहाँ पे एक नापला में गैस पावर प्लांट भी होगा, और साथ साथ में एक चीज और भी होगी, यहाँ पे एटॉमिक पावर भी होगा।
ठीक है, एटॉमिक पावर प्लांट भी नापला में बनाया जाएगा, तो इसका भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना। इसके अलावा ये सारे काम किए जाएंगे, आप देख पा रहे होंगे कि इसके अलावा बिजली, पानी, सड़क, कामगारों के लिए आवास, शिक्षण संस्थान, अस्पताल, इस सारे कॉरिडोर में ये सब चीज़ें बनेगी। इसके अलावा औद्योगिक विकास के लिए लोगों को ट्रेनिंग देना भी होगा, और ट्रेनिंग के लिए इन्होंने एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया, कहाँ पे, नीमराणा के अंदर। और इसके अलावा फुटवियर डिजाइन सेंटर तथा ग्वार गम रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे है, जोधपुर में। ग्वार गम जो अपन दाड़ा कहते हैं वो, ये जोधपुर में बनाया जाए। ये सवाल आते हैं कई बार कि डीएमआईसी के तहत दूसरे चरण में कौन कौन सा कार्य हुआ या नहीं हुआ, और प्रथम चरण में कौन कौन से कार्य हुए, तो एक सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखना। तो दूसरे चरण के ये सारे कार्य हो गए, और ये कार्य हो गए पहले चरण के, और ये होगी इस योजना की मोटी मोटी जानकारी। ठीक है, अब बात आती है लास्ट में, ये पॉइंट है जो कुछ ऐसी केंद्र सरकार के उपक्रम है जो राजस्थान में काम कर रहे हैं। अब केंद्र सरकार के ऐसे कौन कौन से उपक्रम है? सबसे पहला हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1966 में स्थापित हुआ था उदयपुर के अंदर, और ये स्मेल्टर देबारी व चंदेरिया में अवस्थित है, जिसकी हमने जिक्र जो है वो पिछले लेक्चर में किया है। इसके अलावा अमेरिका के सहयोग से हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड 1967 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा अजमेर में 1967 में HMT घड़ियां जो आती थी वो अब तो बंद हो गई है, वो स्थापित किया था। सांबर साल्ट लिमिटेड 1964, मॉडर्न बेकरीज 1965, और राजस्थान ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जयपुर में 1978 में, और राजस्थान इलेक्ट्रिकल्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड कनकपुरा जयपुर, और इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड कोटा 1965। ये सारे के सारे ऐसे हैं जो केंद्र सरकार के उपक्रम है और राज्य में काम कर रहे हैं। तो इसका सवाल कैसे बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट राजस्थान में है और केंद्र सरकार की यूनिट है? तो इसका मॉडर्न बेकरीज वगैरह का कई बार सवाल हम गलत करके आते हैं, तो इनका थोड़ा सा आप स्पेशली ध्यान रखना। ये था हमारे उद्योग, राजस्थान के उद्योग और औद्योगिक विकास। ये चैप्टर यहीं पे पूरा हो जाता है, और आगे जो कोई चैप्टर बचेगा उसको हम लेंगे। अगर मैं रीड की बात करूं तो उसके अनुसार ये राजस्थान का भूगोल मेरी तरफ से पूर्ण हो गया। अब कोई छोटे मोटे चैप्टर है जैसे जनसंख्या वगैरह, ये आप अपने स्तर पर तैयार कर लेना, अब उसका कोई आगे लेक्चर नहीं आएगा। तो मेजर चैप्टर जो थे, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो खनिज हो, चाहे वो आपके वनस्पति, मृदा, औद्योगिक विकास वगैरह, और राजस्थान का भौतिक विभाजन, ये सारी चीज़ें मैं क्लियर कर चुका हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।